तो हेलो बच्चों, आज का टेस्ट हम लोग देखते हैं। आज वैसे भी बहुत लेट हो गया सेशन करने में, ठीक ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं सेशन की ओर। तो अब इस टेस्ट को ज्वाइन कीजिए, ठीक ना। और लास्ट में बताइएगा कि आपका कितना मार्क्स सही हुआ है, ठीक है। इस जो देखने वाले वो 50 क्वेश्चन किसका होने वाला है, तो 50 क्वेश्चन होने वाला है SST का, ठीक है। टाइम था वैसे 7 बजे, लेकिन आज 7:34 हो गया, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। हम चलते हैं अगले आगे की ओर, क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो हमारा देखिए पहला प्रश्न है कि मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है, ठीक ना। मेढक के प्रजनन प्रजनन को बाधित करने वाला रसायन कौन है, ठीक ना। क्या पूछ रहा है कि मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को, ठीक ना, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। तो जानते होइएगा क्या होगा, कमेंट कीजिएगा, इसका सही आंसर दीजिए क्या होगा। कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल सही, ठीक ना। मेढक का जो प्रजनन शक्ति को बाधित करता है उसका नाम क्या है, तो वो है एड्रिनल, ठीक ना। एड्रिनल, उसका नाम क्या है, एड्रीन, ठीक ना। एड्रीन क्या करता है कि मेढक की प्रजनन शक्ति को क्या कर देता है, तो कम कर देता है, ठीक ना। क्या करता है, कम कर देता है, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि बिहार में अति जल दोहन से, ठीक ना, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, ठीक ना। बिहार में जो अति जल दोहन होगा, मतलब कि जल का जो दुरुपयोग होगा, उसके कारण भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, यानी कि किस तत्व का मात्रा बढ़ा है, ठीक ना। किस तत्व का मात्रा क्या हुआ है, बढ़ा बढ़ा है, ठीक है। तो बताना है कि किस तत्व का मात्रा बढ़ा है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, ठीक है। ये आपको बताना है, ठीक है। तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आर्सेनिक हमारा होने वाला है करेक्ट आंसर, ठीक ना। क्योंकि जो बिहार में अति ज़्यादा से ज़्यादा जल यूज होने के कारण बिहार के जो भूमिगत जल है ना, उसमें आर्सेनिक का मात्रा बढ़ रहा है, ठीक ना। बढ़ रहा है धीरे धीरे, जिसके कारण कैंसर के मरीज ज़्यादा निकल रहे कहाँ से, बिहार से, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन की ओर। ऑल क्लियर, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 53 कि संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान की धारा 21 का संबंध है, ठीक ना। संविधान का धारा जो है 21 किससे संबंधित है, तो वो आपको पता होगा किससे संबंधित है, तो वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, ठीक है। वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से। ये भी हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कितने प्रतिशत, ठीक ना, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर अभी वन है, ठीक ना। अभी नहीं, सीधा सा मतलब कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन है वो आपको बताना है। 15%, 20%, 10%, 7%, ठीक ना। तो देखिए पूछ रहा है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन है, तो कितना भौगोलिक क्षेत्र पर वन है, तो वो है 7%। कितना, 7% हमारा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो होने वाला है वो है क्वेश्चन नंबर 55, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 55 है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है आपको बताना है। जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ठीक ना। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस किस खनिज का उपयोग किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है आपको बताना है, ठीक ना। बताइए बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए क्या, एल्युमिनियम बनाने के लिए किसका यूज होता है, तो वो होता है बॉक्साइट का, ठीक ना। बॉक्साइट एक अयस्क है जिससे हम एल्युमिनियम निकालते, क्या निकालते हैं, जिससे हम एल्युमिनियम निकालते हैं। तो हमारा बॉक्साइट हो जाएगा महत्वपूर्ण, ठीक ना। बॉक्साइट हमारा हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया। बढ़ते हैं हम
आगे की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। बिहार में भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। सौर ऊर्जा मतलब क्या, कि जहाँ पे सूरज की रोशनी ज़्यादा पड़ती हो या जहाँ पे ज़्यादा गर्म हो वहीं पे ना सोलर सोलर सिस्टम यानी कि सोलर जो होता है उसे हम विद्युत उत्पादन कर ले, ठीक ना। तो वो ऐसा कहाँ पे है, राजस्थान में, ठीक ना। राजस्थान में देखिए, क्योंकि राजस्थान एक रेगिस्तानी क्षेत्र है, ठीक ना। वहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे आसानी से आप सौर सौर ऊर्जा का क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, ठीक ना। सर्वाधिक संभावना राजस्थान में ही होगा। तो हमारा सही आंसर होने वाला है राजस्थान, हमारा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ठीक है, बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, ठीक ना। बताना है आपको कि कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, मतलब छोटे पैमाने पर कौन सा उद्योग होता है वो आपको बताना है। तो ठीक है, जल्दी बताइए कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। छोटे पैमाने का उद्योग कौन सा उद्योग है, ठीक है। छोटे पैमाने का उद्योग है क्या है, तो छोटे पैमाने का उद्योग कौन, मतलब इसका मतलब ये है कि एक फैमिली मेंबर मिल के आराम से उस उद्योग को चला सकता है। ऐसा कौन सा उद्योग है, तो ऐसा उद्योग है खिलौना उद्योग, ठीक ना। खिलौना खिलौना उद्योग, ये भी हमारा VBI क्वेश्चन के श्रेणी में इसको हम डाल लेंगे, ठीक है। कौन होगा, तो खिलौना हमारा हो जाएगा 101% सही आंसर, ठीक है। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि देश में कितने प्रतिशत विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, ठीक ना। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, ठीक ना। देश में कितने विशेष आर्थिक आर्थिक क्षेत्र विकसित है, ये आपको बताना है। तो जल्दी कमेंट में बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, ठीक है। कमेंट कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो देश में कुल 10 विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है, विकसित है। तो 10 हमारा होगा सही आंसर, ठीक ना। 10 विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है, तो विकसित है, ठीक है। बढ़े आगे की ओर, ठीक है, बिल्कुल। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन वो यह है कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है, ठीक ना। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है, यानी कि पूछ रहा है कि जो पटरियावा होता है ना वो कितना बिछल है पूरा बिहार में, ये आपको बताना है, ठीक ना। कि बिहार में टोटल जो रेल का पटरी बिछा हुआ है उसका लंबाई कितना है, ठीक है। जल्दी कमेंट में कीजिए, कमेंट कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है, ठीक है। वो कितना है, तो बिहार में जो टोटल रेल मार्ग की लंबाई है ना वो कितना है, तो वो है 6283 किलोमीटर। कितना है, 6283 किलोमीटर होगा हमारा 101% सही आंसर, ठीक है। 6283 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सही। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला है वह क्वेश्चन यह है कि तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। तल तल मतलब यहाँ पे तल का मतलब क्या हो गया, समुद्री तल, ठीक ना। समुद्री तल, समुद्री तल की सहायता से किसी स्थान की ऊंचाई मापी गई उस ऊंचाई को हम क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं हम स्थानिक ऊंचाई। क्या बोलेंगे उसको, स्थानिक ऊंचाई बोलते हैं। देखिए समुद्र के एक तल से जो ऊंचाई नापा जाता है उस ऊंचाई को हम कहते हैं स्थानिक ऊंचाई, ठीक है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा स्थानिक ऊंचाई, ठीक है। बढ़े आगे की ओर, बिल्कुल सही। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन बढ़िया, उसका सही आंसर दीजिए, क्या सही इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है।
जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है, तो हमारा अभिप्राय क्या होता है ये आपको बताना है कमेंट में, ठीक ना। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका, बिल्कुल सही, ठीक ना। तो हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा कि समाज द्वारा स्त्री तथा पुरुषों को दी गई असमान भूमिका है, ठीक ना। कि स्त्री ये काम कर सकती है, पुरुष वो काम कर सकती है, स्त्री ये काम नहीं कर सकती, ये सब जो है ना असमानता, उसी 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 से हमारा मतलब होता है लैंगिक विभाजन, ठीक है। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। पढ़िए और सही से जवाब दीजिए, इसका सही आंसर क्या होने वाला है। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन क्या है, सही है। तो यह कथन सही है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव को मनाही करती है, ठीक है, सही है, मना करती है। उसके बाद पूछ रहा है कि यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताती है, तो बिल्कुल गलत, एक धर्म को राजकीय धर्म नहीं बताती है भारतीय संविधान। लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है, ये गलत बात, कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है, ठीक है। उसके बाद महिला को मतदान का अधिकार, महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव, गलत बात, महिला को भी फुल हक है कि वो अपना वोट दे सके। तो हमारा कुल मिला के सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा राइट आंसर। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करती है, ठीक ना, मनाही करती है, ठीक है, मतलब कि मना करती है, धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो, ये सब की चीज मना करती है हमारी भारतीय संविधान, ठीक है, क्लियर। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, आपको बताना है, इसका ऑप्शन पढ़ के बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। जल्दी कमेंट कीजिए कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विभिन्नता को अपने में समेट लेती है, विभिन्नता को क्या करती है, अपने में समेट लेती है, सही है, नहीं, ठीक है। देश की एकता को कमजोर करती है, बिल्कुल गलत। फैसला लेने में देरी करती है, बिल्कुल गलत, ठीक है। क्या करती है, ये विभिन्न समुदाय के बीच टकराव को कम करती है, ये हमारा हो जाएगा सही आंसर, ठीक ना। क्या पूछेगा कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदाय के बीच टकराव ये क्या करती है, तो कम करता है, टकराव क्या करता है, कम करता है, डेट्स इट, ठीक है, समझ में आया ना। ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो यह है कि वर्ष 1975 ईस्वी में, वर्ष 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है ये आपको बताना है। इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने थे, देश में आपातकाल लागू हुआ था या जनता पार्टी की सरकार बनी थी, ये आपके पास ऑप्शन चाहे उसमें से एक सही है, वो बताना है आपको कि कौन सा आंसर सही है, ठीक है। 1975 को हम क्यों जानते हैं, भारतीय राजनीति में इसको हम क्यों जानते हैं, क्योंकि उस समय देश में क्या लगा था, आपातकाल लगा था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 1975 ईस्वी को हम इसलिए जानते हैं क्योंकि उस समय हमारे भारत में क्या लगा था, तो आपातकाल लगाया गया था, किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा क्या लगाया गया था, आपातकाल लगाया गया था हमारे देश में, ये तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो यह है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया, बताना आपको क्या होगा सही आंसर कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार में जो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किए थे वो कौन थे, तो वो थे जयप्रकाश नारायण, हमारा होगा सही आंसर जयप्रकाश नारायण, ठीक है।
चले अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल बिल्कुल, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। ठीक है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है, तो वो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हमारा हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। लोकतंत्र का क्या प्राण माना जाता है, किसको, सरकार को, न्यायपालिका को, उपराष्ट्रपति को या राजनीतिक दल को। ठीक ना, तो लोकतंत्र का जो प्राण जिसको माना जाता है, लोकतंत्र का जिसको प्राण माना जाता है वो क्या है, तो वो है राजनीतिक दल। ठीक ना, राजनीतिक दल ही नहीं रहेगा तो लोकतंत्र का फायदा। ठीक ना, तो राजनीतिक दल को क्या माना जाता है, तो प्राण माना जाता है, राजनीतिक दल को माना जाता है प्राण। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा 101% सही आंसर। ठीक है, अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो यह है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है, संसदों पर। ठीक ना, सांसदों पर, राष्ट्रपति पर, संविधान पर, इनमें सभी पर। क्या दल बदल का मतलब क्या हुआ कि आप इस पार्टी को छोड़कर उस पार्टी को ज्वाइन कर लिए। ठीक ना, तो उसको हम कहेंगे दल बदल। क्यों, क्या हुआ, क्योंकि वो अपना दल बदल लिया, दल जब ये बदला तो उसको हम कहेंगे दल बदल। ठीक ना, तो दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है, तो वो लागू होता है सांसदों तथा विधायकों पर। सांसदों तथा विधायकों पर हमारा हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा सही आंसर, सांसदों और विधायक पर। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो यह है कि जनता दल यानी जदयू पार्टी का गठन कब हुआ था। जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ था, तो जनता दल जो पार्टी का गठन हुआ था वो गठन हुआ था 1999 ईस्वी में। ये लालू वाला पार्टी, ठीक ना, लालू यादव वाला पार्टी, वही जनता दल। कब उसका गठन हुआ था, तो उसका गठन हुआ था 1999 ईस्वी में। क्या हुआ था, उसका गठन हुआ था। ठीक है, अब चलेंगे हम प्रश्न संख्या 70 की ओर। प्रश्न संख्या 70 की ओर। ठीक है, प्रश्न संख्या 70 है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से सम्मिलित है। ठीक ना, सम्मिलित है। निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कौन आएगा। ठीक ना, वो हमको बताना है। तो प्राथमिक क्षेत्र में जानते क्या आता है, कृषि आता है। ठीक ना, तो कृषि हमारा हो जाएगा सही आंसर। और सेवा कितना में आता है, तो सेवा आता है तृतीय क्षेत्र में। ठीक ना, तृतीय क्षेत्र में आता है सेवा। और बात उद्योग का, तो उद्योग का कितना में आता है, तो उद्योग आता है द्वितीयक में। द्वितीयक में, ठीक ना, द्वितीयक कैसे ही लिखा है, द्वितीयक यानी कि सेकेंड में आता है। ठीक है, द्वितीयक में कौन आता है, उद्योग आता है। तृतीय में आता है सेवा क्षेत्र, प्रथम में आता है कृषि क्षेत्र। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वो देश क्या कहलाता है। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय यहाँ यानी कि जिस देश का प्रति पर व्यक्ति क्या होगा, अमीर होगा, तो उस देश को हम क्या कहेंगे, विकसित, अविकसित, अर्धविकसित, या इनमें से कोई नहीं, तो उस देश को कहेंगे विकसित। ठीक ना, उस देश को क्या कहेंगे, विकसित। अगर किसी भी देश का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है तो उस देश को हम विकसित देश कहेंगे। क्या कहेंगे, विकसित देश कहेंगे। ठीक है, हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद बात करें तो पूछ रहा है कि बिहार में किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। बिहार में किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो वो किसका है, तो पटना का। अगर सबसे कम पूछ ले तो हमारा हो जाएगा शिवहर हो जाएगा हमारा सबसे सबसे कम प्रति व्यक्ति आय पूछे तो क्या लगाएंगे, शिवहर लगाएंगे, हमारा होगा शिवहर होगा सही आंसर। ठीक है, अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो वो कौन है, तो जानते कौन है, तो वो आरबीआई है, भारत का केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। ठीक ना, राष्ट्रीयकरण कब किया गया था।
ठीक है। व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो व्यावसायिक बैंक का जो सबसे पहले राष्ट्रीयकरण किया गया था वो किया गया था 1969 ईस्वी में, ठीक ना, 1969 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो इंदिरा गांधी के द्वारा। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1969 ईस्वी में पहली बार व्यावसायिक बैंकों का क्या किया गया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए, कोयला से भी ऊर्जा मिलता है, विद्युत से भी ऊर्जा मिलता है, पेट्रोलियम से भी ऊर्जा मिलता है। तो हमारा सही आंसर होगा इनमें से सभी। हमारा हो जाएगा सही आंसर इनमें से सभी। ठीक है। उसके बाद बात करें कि इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब ये होता है ना, बहुराष्ट्रीय कंपनी से हमारा तात्पर्य ये है ना कि वो कंपनी एक से अधिक राष्ट्र में चलती हो, उसको हम क्या बोलते हैं? देखिए, जो कंपनी एक से अधिक राष्ट्र में चलती है, राष्ट्र मतलब देश में चलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। ठीक ना। तो फोर्स मोटर क्या है? तो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। कोका कोला एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। सैमसंग भी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। टोटल मिला के हमारा ऑल हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा हो जाएगा 101% सही आंसर। इनमें से सभी क्या है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ठीक ना। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस हम लोग मनाते हैं 15 मार्च को। ठीक ना, 15 मार्च को। उसके बाद की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 78 है कि यदि किसी वस्तु, ठीक ना, कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? क्या पूछेगा कि 20 लाख से, ठीक ना, 20 लाख से क्या हो? अधिक हो, लेकिन 1 करोड़ से क्या हो? कम हो। तो वो वैसे आदमी अपना शिकायत कहाँ करेंगे? तो वैसे आदमी शिकायत करेंगे कहाँ? तो राज्य आयोग में। अगर 20 लाख से कम है तो क्या कहाँ कीजिएगा? आप लोग कीजिएगा जिला फोरम में, ठीक ना। लेकिन 20 लाख से अधिक है तो आप कहाँ आइएगा? राष्ट्रीय आयोग में आकर उसका शिकायत करिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का प्रमुख कारण है कि समुद्र में भूकंप का आना। ठीक ना, समुद्र में भूकंप का आना हमारा सुनामी का प्रमुख कारण बनता है। ठीक। उसके बाद बात करें कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? ठीक ना, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं अधिकेंद्र। ठीक ना। देखिए क्या पूछ, जहाँ से भूकंप होगा, जहाँ से भूकंप स्टार्ट हुआ है ना, उसके उसके ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित एक केंद्र को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं अधिकेंद्र। ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो सेडौन युद्ध के बाद क्या हुआ था? जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था सेडौन युद्ध के बाद। ठीक है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि साम्यवादी घोषणा पत्र का लेखक कौन है? साम्यवादी घोषणा पत्र का लेखक कौन है? तो जानते हैं कौन है? तो वो कार्ल मार्क्स है। कौन है? कार्ल मार्क्स हमारा हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, कार्ल मार्क्स हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? तो वो हुआ था कब? वो हुआ था 1936 में। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का क्या हुआ था? गठन हुआ था। ठीक है। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? सीधा सा बात है कि बताना है कि टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन का जो गठन हुआ था भारत में वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1910 ईस्वी में। ठीक ना, 1910 ईस्वी हमारा हो जाएगा सही आंसर। ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ था?
मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ था, यानी पैसा जो सबसे पहले चला था वो किस देश में चला था, तो वो हमारा हो जाएगा चीन में। सबसे पहले चीन ने सबसे पहले पैसा का चालन किया था। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक ना, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था। तो साइमन कमीशन कब आया था, तो साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में क्या हुआ था, तो वो भारत आए थे। ठीक ना, साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। ठीक है, अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 95 स्थापनाएं किसकी रचना है। 95 स्थापनाएं किसकी रचना है, 95 स्थापनाएं किसकी रचना है, तो वो है मार्टिन लूथर की स्थापना, मार्टिन लूथर की क्या है, तो एक रचना है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी, तो वो थी कौन, बाइबल का क्या किया था, सबसे पहले क्या किया था, वो छपाई किया था, सबसे पहले बाइबल का छपाई किया था कौन, गुटेनबर्ग ने। ठीक है, उसके बाद का प्रश्न है कि हिंद स्वराज पुस्तक पुस्तक के लेखक कौन है। हिंद स्वराज पुस्तक है, जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया था, तो हिंद स्वराज जो पुस्तक है वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं औद्योगिक क्रांति योजना के तहत, औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे। ठीक ना, औद्योगिक क्रांति के स्टार्टिंग में पहले कौन से उद्योग क्या थे, शामिल थे। ठीक ना, तो पहले जो उद्योग शामिल थे वो थे कौन, तो वो थे कोयला। ठीक ना, वो कौन से थे, तो वो सब थे कोयला, कपास, लोहा, कोयला, कपास, लोहा, यानी ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो यह है कि निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद की स्थापना के रूप में माना जाता है। साम्यवाद के स्थापना के संस्थापक के रूप में किसको माना जाता है, साम्यवाद संस्थापक के रूप में हम किसको मानते हैं, तो उसका हमारा सही आंसर बनेगा क्या, कार्ल मार्क्स हमारा हो जाएगा सही आंसर। ठीक ना, कार्ल मार्क्स को हम साम्यवाद के संस्थापक के रूप में मानते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा भारत सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था, तीसरा स्तर बनाया गया था, कौन से संविधान संशोधन के बाद भारत भारत का तीसरा स्तर बनाया गया था। ठीक ना, तो ये होगा 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान के संशोधन के तहत तीसरा स्तर बनाया गया था भारत का। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक, उसके बाद बात करें कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का क्या है, तो दूसरा स्तर है, तो वो कौन सा होगा, ग्राम पंचायत होगा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद है कि निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है, तो बताना है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक स्थिति कौन सी है, तो वो है क्या, मजबूत जनमत, क्या है, मजबूत जनमत हमारा हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, उसके बाद बात करें, उसके बाद का प्रश्न है कि निम्न व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं है। ठीक है, रंग भेद के विरोधी कौन थे, नहीं थे, मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक स्टीम एवं जॉन मार्गरेट जेड गुडी। ठीक ना, ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक ना, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो पूछे रंग भेद के विरोधी इनमें से कौन नहीं थे, तो वो थे जेड गुडी। क्या थे, जेड गुडी रंग भेद के विरोधी नहीं थे। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है कि राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, मतलब जो पहला राजनीतिक दल था वो कहाँ बनाया गया था, तो वो बनाया गया था कहाँ, ब्रिटेन में बनाया गया था। ठीक ना, ब्रिटेन में बनाया गया था पहला राजनीतिक दल। ठीक है,
अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 97 की। तो प्रश्न संख्या 97 है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, ये आपको बताना है। तो भारत में एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। कैसी है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद बात करें कि इनमें से कौन से राज्य की विशेषता नहीं है। राज्य की विशेषता नहीं है, इनमें से कौन से राज्य की विशेषता क्या है? नहीं है। तो वो है जनसंख्या। क्या विशेषता उसका? नहीं है, राज्य की विशेषता नहीं है। ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक ना। राजनीतिक दल का मान्यता और उसका जो चिन्ह होता है वो किसके द्वारा, मतलब कि किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो वो किसके द्वारा किया जाता है प्रदान, ये हमको बताना है। तो ये होता है निर्वाचन आयोग ही फिक्स करता है कि किसी पार्टी को रखना है, उसको मान्यता देना है या नहीं देना है, या उसको कौन सा चिन्ह दिया जाएगा इलेक्शन के टाइम, वो सब कौन करता है? तो वो करता है निर्वाचन आयोग। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सेशन का लास्ट प्रश्न। जो प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 100, प्रश्न संख्या 100 कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वो देश क्या कहलाती है। ठीक ना। जिस देश की राष्ट्रीय आय, यहाँ पे क्या आ गया? राष्ट्रीय आय आ गया। ठीक ना। राष्ट्रीय आय आ गया। उस समय था प्रति व्यक्ति आय, तो उस समय मांगे थे हम विकसित, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि राष्ट्रीय आय क्या होता है? अधिक होता है, तो वो क्या कहलाता है? तो वो भी विकसित ही कहलाता है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। तब तक मिलते हैं फिर से कल सुबह 9 बजे की सेशन में, जहाँ पे हम देखने वाले हैं, आपको पता चल जाएगा, आप थंबनेल देख के पता लगा लीजिएगा कि कल हम क्या देखने वाले हैं। ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सी यू सून।